नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, तो अब धुआंधार क्लास होने जा रही है कि जो जल्द से जल्द जो है आपको 100 गद्य लेखक में करवा दूंगा। तो उसी कड़ी के अंदर आज जो हम करने जा रहे हैं, मोहन राकेश के जो नाटक है वो करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मोहन राकेश के जो नाटक हैं उनकी ये विशेषता रही है कि वो किसी न किसी परीक्षा में लगे हुए रहे। जैसे अगर बात करें आधे अधूरे की, तो वर्तमान में नेट की जो परीक्षा है उसमें विशेष रूप से आधे अधूरे नाटक लगा हुआ है और वहाँ वो पढ़ा जाता है और विशेष रूप से उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें लहरों के राजहंस की, तो लहरों के राजहंस वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक में लगा हुआ है। उससे पहले आषाढ़ का एक दिन है, तो वो भी जहाँ तक है पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा थी, जो पाठ्यक्रम था उसमें लगा हुआ था। तो ये तीनों के तीनों नाटक ऐसे हैं कि कहीं न कहीं ये लगातार मोहन राकेश के जो नाटक है वो कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में विशेष रूप से लगे रहते हैं। तो मोहन राकेश जो है नाटककार के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम उनको जो है ट्रिक के साथ पढ़ने जा रहे हैं। ये वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, 99 रुपये में। संकुल मार्गदर्शन पर जाकर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सिर्फ 99 रुपये में 150 वीडियो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं मोहन राकेश के नाटकों की। ठीक है ना, ज़्यादा बातें हम करेंगे नहीं, सीधे पॉइंट पर आएंगे। मोहन राकेश के नाटक की बात करें तो मोहन राकेश ने विशेष रूप से 3 नाटक लिखे थे। कितने नाटक लिखे थे? 3 नाटक लिखे थे। पहला नाटक उनका था आषाढ़ का एक दिन। ठीक है ना, आषाढ़ का एक दिन। दूसरा था लहरों के राजहंस, और तीसरा था आधे अधूरे। ये 3 नाटक थे। चौथा जो उनका नाटक था वो था पैरों तले की जमीन, जो उनका अधूरा था। अब बात करते हैं पहले नाटक की। पहले नाटक का क्या नाम था? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है ना, आषाढ़ का एक दिन। इसकी रचना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। दूसरे नाटक की बात करते हैं तो लहरों के राजहंस। ठीक है ना, वो ट्रिक की वजह से थोड़ा हो रहा है। लहरों के राजहंस, जो लहरों के राजहंस है उसकी रचना हुई थी 1963 ईस्वी में। फिर आता है तीसरा नाटक जो है आधे अधूरे, जिसकी रचना हुई थी 1969 ईस्वी में। चौथा जो नाटक है इनका वो है पैरों तले की जमीन, जो अधूरा था, जिसे कमलेश्वर जो थे वो मोहन राकेश के मित्र थे, उन्होंने इसे पूरा किया था। तीसरा जो नाटक है वो है चौथा नाटक जो है पैरों तले की जमीन है, जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया था। चलते हैं, इसकी एक ट्रिक भी है। ठीक है ना, पहले मैं इसको बता दूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1958 ईस्वी में आषाढ़ का एक दिन, 1963 ईस्वी में लहरों के राजहंस, 1969 ईस्वी में आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन अधूरा, जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया था। इसके अलावा इनके 3 लघु नाटक भी थे। 3 जो है इनके लघु नाटक भी थे, शायद हैं और छतरियाँ, ये इनके लघु नाटक भी थे। ये नाटक जो है मैं आज अभी हिंदी नाटक बच्चन सिंह का पढ़ रहा था। बच्चन सिंह की किताब थी, आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि ताकि आपको ये लगे भी भूले नहीं, क्योंकि बार बार जो किताबें सामने आती हैं तो वो भूलता नहीं है। ये बच्चन सिंह की किताब है, हिंदी नाटक नाम से। ठीक है ना, नई दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, राधा कृष्ण प्रकाशन है ये। इसी में लिखे हुए थे 3 नाटक। तो मैंने कहा चलते चलते आपको भी बता देता हूँ क्या है। शायद हैं और छतरियाँ इनके नाटक है। मोहन राकेश के नाटकों की एक ट्रिक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि मोहन राकेश ने कहा कि आषाढ़ के दिनों में, क्या है ट्रिक कि मोहन राकेश ने कहा कि आषाढ़ के दिनों में लहरों पर राजहंस आधे अधूरे ही दिखाई देते हैं। मोहन राकेश ने कहा कि आषाढ़ के दिनों में लहरों पर राजहंस, मोहन राकेश ने कहा कि आषाढ़ के दिनों में लहरों पर राजहंस आधे अधूरे ही दिखाई देते हैं। ये तीनों नाटक आगे, इनका क्रम भी यही है। और सन इनके जो है 1958 ईस्वी में आषाढ़ का एक दिन, 1963 ईस्वी लहरों के राजहंस, और 1969 ईस्वी आधे अधूरे। ये तीनों नाटक की ट्रिक है, बड़ी ही आसान है। एक बार फिर से बता दूं कि मोहन राकेश ने कहा कि आषाढ़ के दिनों में लहरों पर राजहंस
आधे अधूरे ही दिखाई देते हैं। ये देख सकते हो, मोहन राकेश ने कहा कि आषाढ़ के दिनों में लहरों पर राजहंस आधे अधूरे ही दिखाई देते हैं। आप चाहे तो पूरे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आधे अधूरे, लहरों पर राजहंस, आषाढ़ के दिन, तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये नाटक है। इसी तरह से एक ट्रिक और थी, वो इनके बारे में बता रहा हूँ मैं विस्तार से। एक ट्रिक और भी थी, वो भी बता दूँ, जो आज ही करवाई है, सुरेंद्र वर्मा के नाटक। कि सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंध, सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंध के नायक, खलनायक और विदूषक, नायक, खलनायक व विदूषक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक युद्ध करते हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी और सेतुबंध के नायक, खलनायक व विदूषक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक युद्ध करते हैं। ये यहां तक एक ट्रिक है। दूसरी ट्रिक है, लेकिन 8वां सर्ग आते आते, लेकिन 8वां सर्ग आते आते वे छोटे सैयद और बड़े सैयद से 1 दूनी 2 करके, छोटे सैयद और बड़े सैयद से 1 दूनी 2 करके शकुंतला की अंगूठी को, शकुंतला की अंगूठी को कैदे हयात से छुड़ा लेते हैं। पहला नाटक जो इनका था 1972 ईस्वी में था, वो कौन सा था? द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा के नाटक बता रहा हूँ। दूसरा नाटक जो सेतुबंध था वो भी 1972 ईस्वी में था। तीसरा नाटक जो था नायक, खलनायक व विदूषक, वो भी 1972 ईस्वी में था। ये तीनों नाटक 3 नाटक नाम से ये प्रकाशित हुए थे। चौथा जो इनका नाटक था सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी में था, ठीक है ना। और उसके बाद 8वां सर्ग जो है वो 1976 ईस्वी में था। और उसके बाद आता है छोटे सैयद और बड़े सैयद 1982 ईस्वी में, ठीक है ना। और उसके बाद 82 के बाद आता है 1 दूनी 2, शकुंतला के 1 दूनी 2 जो है वो 82 और वो 84-85 में वो है। और उसके बाद जो 1 दूनी क्या नाम है उनका, वो शकुंतला की अंगूठी और कैदे हयात, शकुंतला की अंगूठी जो कैदे हयात है वो, शकुंतला की अंगूठी जो है 1990 ईस्वी में है और कैदे हयात जो है वो 1993 ईस्वी में। चलते हैं आगे। ये मैंने कहा चलते चलते आपको रिवाइज करवा दूं। वैसे मैं ये जो सारी विधाएं सभी जो करवा रहा हूँ वो एक साथ रिवाइज आज या कल के अंदर, पीछे जो करवा चुका हूँ वो सारे के सारे रिवाइज करवा दूंगा। और ये भी सोच रहा हूँ कि पीछे जितने भी नाटक रहे उन सब का एक टेस्ट ले लिया जाए। आषाढ़ का एक दिन को प्रथम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके जो पात्र है कालिदास है, मल्लिका है, प्रियंगु मंजरी है और मातुल है और अंबिका है, ये इसके पात्र हैं। आषाढ़ का एक दिन को प्रथम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। पात्र इसके कालिदास, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी और मातुल और अंबिका, ये इसके हैं। ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपको रट्टा ही मरवा रहा हूँ, आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। बाकी चीज़ें जो रिवाइज कर रहे हैं वैसे इसको रिवाइज करना है बस। आषाढ़ का एक दिन की रचना कब हुई थी? आषाढ़ का एक दिन इनका प्रथम नाटक है और इसकी रचना हुई थी 1958 ईस्वी में। ये क्या है? इनका प्रथम नाटक है। फिर आता है लहरों के राजस। लहरों के राजस जो है इसकी रचना हुई थी 1963 ईस्वी में। कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। अश्व घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरानंद पर आधारित है। ये अश्व घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरानंद पर आधारित है। ये क्या नाम है? लहरों के राजस। इसके जो पात्र है प्रमुख रूप से राजा नंद है और रानी सुंदरी है। राजा नंद का इसके अंदर द्वंद्व दिखाया गया है। पात्र जो है राजा नंद है और रानी सुंदरी है। राजा नंद जो है वो गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना चाहता है, लेकिन सुंदरी के मोह से वो मुक्त नहीं हो पाता है। इसी द्वंद्व को इसमें दिखाया गया है इस नाटक में। क्या नाम है? लहरों के राजस। इसके बारे में विस्तार से वरिष्ठ अध्यापक वाली क्लास है उसमें बताया जा चुका है। आधे अधूरे, इसकी रचना 1969 ईस्वी में थी। परिवार के संघर्ष, तनाव और अलगाव पर आधारित ये नाटक है। इसके जो पात्र है वो सावित्री है जो नायिका है, महेंद्र है, जुनेजा है, बिन्नी है। जुनेजा जो है इसे चतुर्थ पुरुष माना गया है। इसके अंदर पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 2 इस तरह से पात्र है।
बिन्नी इसकी बेटी है, एक बड़ी बेटी है, उसका नाम गिन्नी भी है शायद, एक बेटा भी है। तो ये सारे पात्र इसके मैं प्रमुख ही लेकर आया हूँ। सावित्री, महेंद्र, जुनेजा, ठीक है ना। भाषा की बात करें तो भाषा की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक आज भी मील का पत्थर माना जाता है। भाषा की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक जो है आज भी मील का पत्थर जो है वो माना जाता है। भाषा की दृष्टि से ऐसा है कि जो मोहन राकेश थे उन्होंने संस्कृत शब्दों का प्रयोग आधे अधूरे में कम किया है, अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग उन्होंने बहुत किया है और मतलब अधिक किया है, और उनकी भाषा जो थी वो साधारण बोलचाल की भाषा ही रही थी। इनके बारे में कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये है लहरों के राजहंस करवाया था, ठीक है ना, वरिष्ठ अध्यापक में मैं करवा चुका हूँ। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं। वैसे वरिष्ठ अध्यापक वाली लहरों के राजहंस की क्लास है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, अगर ज़्यादा आपको इसके बारे में पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। वैसे इसमें बता दूँ कि कुछ पंक्तियाँ हैं वो मैं आपको बोल दूँ, ठीक है ना, आप सुन लेना, उनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वरिष्ठ अध्यापक 2013 में एक प्रश्न पूछा गया, वो कौन सा है, जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई अगर विशेष रूप से आपकी रचना लगी है तो उसकी भूमिका अवश्य पढ़े। जैसे कबीर ग्रंथावली है, बालकांड है, ठीक है ना, और जो कहानी वगैरह है तो उनकी जो बोलते हैं उसको भी भूमिका है वो जरूर पढ़े। ये भूमिका है, ये आधे अधूरे लहरों के राजहंस जो वरिष्ठ अध्यापक में लगी हुई है आधे अधूरे, ये लहरों के बार अभी क्या टाइम है ना, लगभग 12 बज चुके हैं रात के, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है ना, दिन में जॉब करते हैं फिर रात को आपकी क्लास लेते हैं। लहरों के राजहंस जो है ये भूमिका है इसकी, ठीक है ना, ये नाटक है, ये भूमिका है। इस भूमिका में से ही 2013 में एक प्रश्न आया पहले पेज में से, 2018 में एक प्रश्न आया, 2010 में एक प्रश्न पूछा गया, 2013 में 2 प्रश्न पूछे गए, फिर 2023 में पूछा गया, 2011 में पूछे गए। ये संस्कृत शिक्षा और सामान्य शिक्षा दोनों का मिलाकर है। 2013 में 2 बार पूछा गया, 2018 में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस एक ही पेज में से 6 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं वरिष्ठ अध्यापक में, एक ही पेज में से। इसलिए भूमिका जो रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अन्य भूमिकाओं के भी क्वेश्चन करवाए हैं। तो पहला क्या है, जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है, ठीक है। ये क्या है, लहरों के राजहंस के लिए, लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है, लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है, चाहे तो आप लिख सकते हैं लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है। अब क्या है, आध्यात्मिक सांसारिक सुख, ठीक है ना, ये है लहरों के राजहंस। तो सांसारिक सुख, ये सुंदरी किसका प्रतीक है, सांसारिक सुखों का प्रतीक है, प्रतीकात्मक तो नहीं है पर सांसारिक सुख इसी को माना गया है। और दूसरी तरफ जो राजा नंद है, और राजा नंद किसकी तरफ जाना चाहते हैं, बुद्ध के बताए मार्ग पर। जो बुद्ध का बताया मार्ग है वो आध्यात्मिक शांति है, वो क्या है, आध्यात्मिक शांति है। और इन दोनों के बीच में कौन खड़ा है, इन दोनों के बीच में खड़े हैं नंद, राजा नंद, जो महात्मा बुद्ध के सौतेले भाई हैं, ठीक है ना। फिर एक दूसरा प्रश्न और, जीवन के प्रिय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित विरोध है। जीवन के प्रिय और श्रेय के बीच, जीवन के प्रिय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित विरोध है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती है। चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है। चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु। एक बार फिर से बोल दूं, 2018 में वरिष्ठ अध्यापक में आया हुआ है, जीवन के प्रिय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित विरोध है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती है।
चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है। ठीक है ना। फिर एक और कथन जो 2010 में जिस पर प्रश्न पूछा जा चुका है, लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही नंद का मन चंचल है। लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही, इसलिए लहरों के राजहंस इसका नाम बताया गया। बाकी तो इसमें जो पात्र हैं सभी जो है इसी तरह से लहरों पर डोलते हुए के समान ही लगते हैं, लेकिन नंद का जो मन बताया गया लहरों पर डोलते हुए, क्या बताया गया? लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही नंद का मन चंचल है। फिर 2013 में, 2023 में और 2011 में एक प्रश्न पूछा गया था, एक ही प्रश्न है जो बार बार पूछा गया। अश्व घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सुंदरानंद में जो इस नाटक की कथा का आधार है, कि इस नाटक की कथा का, लहरों के राजहंस नाटक की कथा का आधार क्या है? तो अश्व घोष के महाकाव्य सुंदरानंद। सुंदरानंद मतलब सुंदरी और नंद, सुंदरानंद मतलब सुंदरी और नंद। ठीक है ना। इन दोनों की कथा महाकाव्य था अश्व घोष का, उसी को आधार बनाकर यह नाटक लिखा गया था। आगे चलकर वो कहते हैं कि कथा का आधार अश्व घोष का सुंदरानंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का प्रक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। यह केवल पौराणिक नाटक नहीं है, यह काल्पनिक भी है। स्पष्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कथा का आधार अश्व घोष का सुंदरानंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का प्रक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने ये सारी बातें लिखी थी। आपको बता दूं, इसकी भूमिका जो थी वो डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने लिखी थी, और सुरेश अवस्थी कहते हैं लहरों के राजहंस आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर लिखा गया है। लहरों के राजहंस जो है आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर लिखा गया है, और उसमें इसी पद्धति के व्यवहारों और रूढ़ियों का पालन किया गया है। ठीक है। दूसरा एक बात और, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं खींचूंगा मैं इसको, चिंता नहीं करें। ठीक है ना। इसमें 3 अंक हैं। ठीक है ना। लहरों के राजहंस में 3 अंक हैं, और अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है। अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है। इसके पात्र जो हैं, ये पात्र दे रखे हैं, सॉरी, पात्र दे रखे हैं। पात्र की बात करते हैं। एक जगह ये भी पूछा गया है, पात्रों के बारे में भी पूछा गया है 2022 में, कि लहरों के राजहंस के कौन कौन से पात्र हैं। तो श्वेतांग है और श्यामांग है, जो कर्मचारी है। क्या नाम है? श्वेतांग। अन्य जो पात्र है श्वेतांग और श्यामांग। ठीक है ना। इसके अलावा पात्र है अलका है और शशांक है, मैत्री है। बस इतने हैं, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 3 ही अंक है। इसमें प्रत्यूष का एक जगह और पूछा गया कि प्रत्यूष का क्या अर्थ है? भोर, सुबह, ये सारी बातें। ठीक है ना, कि प्रत्यूष से पहले का समय, ये सारी बातें हैं। कुछ कथन भी आए हुए हैं, वो जरूरी नहीं है। ठीक है ना। देवी शुद्रा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता तो क्या आज भी वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं होते? ठीक है ना। ये ऐसे कुछ कथन है। हालांकि वरिष्ठ अध्यापक में तो मैंने डिटेल से करवाया है, लेकिन व्याख्याता वालों का ज़्यादा जरूरत नहीं है। वैसे वरिष्ठ अध्यापक वाले भी ये देख ही रहे हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा उनका। वैसे वरिष्ठ अध्यापक वालों का मैंने अच्छे से करवाया। अगर वो वरिष्ठ अध्यापक वाले ये क्लास देख रहे हैं
तो वो कृपया करके क्या कहना चाह रहा था मैं, वो कृपया करके वो क्लास जो दूसरी क्लास है वो क्लास देख ले, अलग से आपको मिल जाएगा, लहरों के राजहंस की अलग से क्लास आपको मिल जाएगी, वही क्लास देखें। उसमें लहरों के राजहंस के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा थोड़ी सी बातें और हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबंध है। आषाढ़ के दिन संघर्ष का आरंभ होता है और आषाढ़ के दिन समाप्त होता है। एक्चुअली में क्या है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ टाइपराइटर की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए मुझे क्या है कि या तो खुद लिखना पड़ रहा है, कभी कभार टाइप हो जाते हैं, कभी नहीं भी हो पाते हैं। तो अब मैंने ये सोच लिया कि मैं टाइपराइटर पर डिपेंड रहने वाला नहीं हूँ, मैं हाथ से लिखूँगा, चाहे रात के 2 बज जाए, उसके बाद ही आपकी क्लास ली जाएगी, ठीक है ना। तो महाकवि कालिदास के प्रवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबंध है। आषाढ़ के दिन का संघर्ष आरंभ होता है और आषाढ़ के दिन ही समाप्त होता है। कालिदास में अहम की पीड़ा है तो मल्लिका में रचनात्मक उत्सर्ग की, ठीक है ना। लहरों के राजहंस के बारे में कहा गया है कि इसका कथानक ये बता ही दिया आपको, और बस इतनी सी बातें हैं। ओम शिवपुरी कहते हैं आधे अधूरे के बारे में, ओम शिवपुरी कहते हैं क्योंकि आधे अधूरी की भाषा को नाटक के क्षेत्र में मील का पत्थर कहा गया है। आधे अधूरी की भाषा को नाटक के क्षेत्र में मील का पत्थर कहा गया है। उसी के संबंध में ओम शिवपुरी जो है वो कहते हैं इस नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इस नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके, ठीक है ना। इसमें क्या है, सन 60 के बाद उपजे मोहभंग और संबंधों की अर्थहीनता ने जीवन के पुराने गणित को गलत ठहराया है। दाम्पत्य जीवन के तनाव, यौन विसंगतियों और अपनी आकांक्षाओं में मरते व्यक्ति इन नाटकों में पूरी विश्वसनीयता के साथ दृष्टिगत होते हैं। परिवार रूपी गाड़ी के पहिए ही नहीं टूटे अपितु परिवार की दूरी ही खंडित हो गई है। ये किसके बारे में, आधे अधूरे के बारे में लिखा गया है। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।